Okay, welcome, good evening, and welcome to this lesson number 8. Lesson number 8 today of our ongoing Vedic astrology course. कल हमने lesson पढ़ा था, which was, the how to, decipher which planet is strong and which planet is weak. Functional malefic, functional benefic तो हम लोगों ने समझ लिया था. I think that is pretty clear. But what are weak planets and what are strong planets? Which are strong planets? How do you, what is the definition? कैसे हम देखते हैं कि किस planet को I consider as strong and which planet I consider as weak? Again, I'm going to repeat yesterday's lesson because somebody at the end of the lesson told me that I was going very fast. And I realized वो थोड़ा सा है. It is, it's थोड़ा complex है. It takes a lot of uh, concentration, practice also. And strong planets में तो उतना problem नहीं है, understanding the strong planets, but understanding the weak planets, there are so many, I think 9 or 10 parameters where for judging which planets and how they are weak. So वो I think I will repeat yesterday's class. Maybe it's slightly faster, but I think I'll repeat it. एंड अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज मुझे यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन एंड आप लोगों को मैं फिलहाल तो म्यूट कर देता हूं बट जब प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मनोज जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए ऑडियो को. मैं कर नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो किसी वजह से, लेकिन डिस्टरबेंस आता है फिर वो. और आज का थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन वाला क्लास है. जब आपको बात करना होगा आप कभी भी अनम्यूट करके यू कैन डिस्कस विद मी. तो कल वाला ही ग्राफिक मैं खोलता हूं. देखिए आई थिंक वेयर द कंफ्यूजन इज नाउ. अभी आपके दिमाग में दो चीजें हैं, अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह. उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा. अशुभ ग्रह वो होता है जिसकी मूल त्रिकोण राशि 6th 8th या 12th हाउस में होती है. हर एक ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आप लोगों को याद करना है अगर नहीं किए अभी तक, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे. मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है वो आपको याद करना है. तो अशुभ ग्रह यानी कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कौन सा होता है किसी भी हॉरोस्कोप में, जिसके की मूल त्रिकोण राशि 6th 8th और 12th हाउस में होती है. दे आर कॉल्ड फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स. ऑल अदर्स आर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स. राहु एंड केतु हैव अ डिफरेंट स्टेटस. एज अ general categorization, they are Rahu and Ketu considered as malefic planets, but not always. There are exceptions. Okay, there are exceptions. उनकी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है, इसीलिए उनको उस तरीके से we can't categorize them. They don't own any houses. So now, as I told you yesterday, एक बात पहले समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में अपने इम्प्रिंट कर लीजिए कि एक सो कॉल्ड अशुभ ग्रह है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसका कि मूल त्रिकोण राशि 6th 8th और 12th में होगा, वो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है. दैट प्लैनेट कैन ऑल्सो गिव अस गुड रिजल्ट्स. ओके, एंड
Similarly, any functional benefic planet, even the most functional benefic planet, like the lord of the fourth house or 11th house, with their मूल त्रिकोण rashis in 4th or 11th, they are functional benefic planet, लेकिन वो हमें अमूमन हम फंक्शनल बेनिफिक यानी कि शुभ ग्रह से ये समझते हैं कि वो हमें अच्छा फल देंगे, बट वो अच्छा फल तभी देंगे जब वो स्ट्रांग होंगे। शुभ हो जाने से इट डज नॉट मीन कि वो स्ट्रांग हो गए। वो स्ट्रांग होंगे तभी हमें अच्छा फल देंगे, और अगर वो वीक होंगे तो वो अच्छा फल हमें नहीं देंगे। तो अच्छा फल अगर नहीं देंगे अपने अपने हाउसेस का या अपने जनरल कारकत्व का, तो वो खराब फल हो गया। अगर अच्छा फल नहीं देंगे तो वो खराब फल हो गया। मतलब वो अपने कारकत्व को वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसका फल हमें नहीं दे पाएंगे। लेकिन अशुभ ग्रह अगर स्ट्रांग है तो वो हमें अच्छा फल देगा। अशुभ ग्रह से जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खराब फल देगा, लेकिन वो अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग के डेफिनेशन में अगर आता है वो, तो वो हमें it will give us good results of its general and particular significations. Now, what are general and particular significations? कल हमने explain किया, किसी भी हॉरोस्कोप में हर एक भाव के अलग अलग फल देने की क्षमता होती है। जैसे फोर्थ हाउस से हमें क्या मिलता है? फोर्थ हाउस से हमें प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, हमें एसेट्स प्राप्त हो सकते हैं, गाड़ियां मिल सकती हैं हमें। ठीक है, फोर्थ हाउस हमारे मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस का जो विथ मूल त्रिकोण राशि जो उसका लॉर्ड होगा, वो अपने दशा अंतर दशा में हमें फोर्थ हाउस का फल देगा। फोर्थ हाउस के जनरली फल सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो तभी देगा जब वो स्ट्रॉन्ग ग्रह के कैटेगरी में आएगा। वो जबकि मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तभी हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, अगर वो वीक हो गया, तो फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स हमारे जो उसको देने वो नहीं दे पाएगा। यानी कि वो आपको मकान नहीं बनाने देगा, मकान प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देगा, या गाड़ी नहीं खरीदने देगा, आपके माताजी की सेहत को का ख्याल नहीं रखेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, उसी प्रकार सेम थिंग अप्लाइज टू फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट। जैसा कि कल हमने एक हॉरोस्कोप में देखा था, टॉरस लग्न का वीनस जो है वो अशुभ ग्रह होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग के डेफिनेशन में आता है, एक अशुभ ग्रह तब स्ट्रांग होता है जबकि वो एक अच्छे घर में बैठा हो। अच्छा घर 6, 8, 12 को छोड़ करके सारे घर या भाव अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। एक अशुभ ग्रह अगर किसी अच्छे भाव में बैठा है तो वो कुछ स्ट्रांग हो गया। अगर वो MEP मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट से दूर बैठा है तो वो स्ट्रांग हो गया। वो किसी और प्लैनेट या किसी और हाउस को अपने एस्पेक्ट या दृष्टि द्वारा नहीं देख रहा है तो वो स्ट्रांग हो गया। अगर उसके ऊपर किसी और दुष्ट ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वो स्ट्रांग हो गया। अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो अफ्लिक्टेड नहीं है, ये जो एफ्लिक्शंस की बात कर रहा हूं, बुरा बुरे बुरे असर का मतलब अफ्लिक्शन होता है। अगर वो किसी उसकी मूल त्रिकोण राशि अगर अफ्लिक्टेड नहीं है किसी दूसरे ग्रह द्वारा, तो वो स्ट्रांग हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रांग प्लैनेट। तो ऐसा फंक्शनल मैलेफिक भी हमें अच्छे फल देगा। इसी के बैकग्राउंड में हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इट इज अ रिपीट ऑफ यस्टरडेज क्लास। आई एम जस्ट पॉजिंग हियर, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए हमसे।
एनी डाउट्स एनीवन? तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आई एम गोइंग टू ओपन द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन। कल का ही हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, उतना लंबा नहीं करेंगे। स्क्रीन आ जाएगी तो बताइएगा। आ गई। आ गई, ठीक है। अभी ऑफ कर लीजिएगा, बोलने के बाद ऑफ कर लीजिएगा। ये सब छोड़ दे रहा हूं मैं, ऊपर का जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम सीधे वीक प्लैनेट्स और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के डेफिनेशन पर आ जाते हैं। वीक प्लैनेट, एक वीक प्लैनेट कौन सा होता है? ये आपके सामने है। वीक प्लैनेट का, a planet becomes weak on account of several reasons and then is not fully capable of protecting or realizing its general as well as particular significations in a horoscope. A planet is said to be weak when? पहले तो बताइए आप लोग, किसी प्लैनेट का जनरल सिग्निफिकेशन और पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन का क्या डिफरेंस है? या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, सभी को समझ में आ चुका है? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। यस। तो एक प्लैनेट कब कमजोर होता है? When does a planet become weak? Number one, when it is combust due to its proximity to the sun. कल हम लोगों ने पढ़ा, सूर्य से कितने डिग्री दूर रहने पर, कितने डिग्री के फासले तक में वो अस्त हो जाता है कोई ग्रह। तो ऐसा ग्रह कमजोर हो जाता है। Sorry, one of the weaknesses. Number two, it occupies malefic houses from the lagna, ascendant. वो अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा होगा, कोई भी ग्रह, वो फंक्शनल मेलेफिक हो या बेनिफिक हो, उसकी बात नहीं हो रही है। कोई भी ग्रह अगर 6th, 8th और 12th हाउस में बैठेगा तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, इट बिकम्स वीक। नंबर टू ये है, इट इज इन इट साइन ऑफ डेबिलिटेशन। अगर वो अपनी नीच राशि में बैठा है तो वो कमजोर हो जाएगा। इट इज इन द स्टेट ऑफ इन्फेंसी और एडवांस्ड एज। अगर वो 5 डिग्री की लॉन्गिट्यूड तक का है या 25 डिग्री से ज्यादा लॉन्गिट्यूड का है तो वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि बाल अवस्था में और वृद्धावस्था में। नंबर 5, इट ऑक्यूपाइज इट्स डिबिलिटेशन इन नवांश। नवांश हम पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। नवांश इज अ वर्ग चार्ट दैट वी शैल स्टडी। It is closely conjunct or aspected by a functional malefic. वो किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ या तो बैठा है 5 डिग्री के अंदर अंदर, या किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के द्वारा वो दृष्ट है, एस्पेक्टेड है, तो वो वीक हो जाता है। ओके, द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट is afflicted by a functional malefic planet's aspect or conjunction. इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी भाव में वो बैठा है, अगर वो भाव के MEP के ऊपर किसी फंक्शनल मैलेफिक की दृष्टि या कंजंक्शन है तो वो भाव कमजोर हो जाता है। कोई भी फंक्शनल मैलेफिक किसी भी भाव को या ग्रह को अगर वो कंजंक्शन में बैठता है या देखता है, वो भाव कमजोर हो जाता है। सो एनी प्लैनेट सिटिंग इन अ वीक राशि, an afflicted राशि, becomes weak also. ठीक है? सर यही पूछ रहा था मैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, यही जैसे कोई ग्रह MEP में बैठा है सर,
तो और उस पे कोई फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, तो वो भाव भी वीक होगा और प्लैनेट भी वीक होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Yes, अब कितना वीक होगा वो हम आगे देखेंगे, yes. ठीक है। वो हम क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स में जब आएंगे, जब स्ट्रेंथ्स की कैलकुलेशन के फॉर्मूले पर जब हम आएंगे, डेफिनेशन, तब हम देखेंगे। अभी आप ये दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अगर जिस भी राशि में बैठा है वो भाव में बैठा है, अगर वो भाव कमजोर है तो वो ग्रह भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। ओके, द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स हाउ, ये हो गया 7 नंबर। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है ना? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. ओके, नंबर 8, द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स मूल त्रिकोण साइन is afflicted by a functional malefic planet। मैंने समझाया कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, वो स्ट्रांग होके भी कहीं बैठा हो, ठीक है, अदरवाइज स्ट्रांग है, किसी भी राशि में बैठा है, ओल्ड एज में नहीं है, इन्फेंसी में नहीं है, ठीक है, इट्स वेल सिचुएटेड, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि जहां भी है, अगर वो अफ्लिक्टेड हो गई किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट द्वारा, अगर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट उसके एमईपी के, उसके मूल त्रिकोण राशि के एमईपी के नजदीक बैठ गया, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि अफ्लिक्टेड हो जाएगी, या उसकी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर के एमईपी के आसपास किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि कमजोर हो जाएगी। अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कमजोर हो जाती है तो वो ग्रह भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया नंबर 8, ओके। नंबर 9 है, इट इज कंजंक्ट और एस्पेक्टेड क्लोजली बाय राहु एंड केतु when राहु एंड केतु आर फाउंड टू बी मैलेफिक इन द हॉरोस्कोप। अब राहु एंड केतु कब जो है दुष्ट पाए जाएंगे वो हम देखेंगे। मून, मून जितना नजदीक सन के नजदीक होगा उतना वो कमजोर हो जाएगा। मून का अस्त होना तो अलग है, मून 12 डिग्रीज तक सन से आज आजू बाजू में रहेगा तो वो अस्त माना जाएगा 12 डिग्रीज तक, लेकिन 12 डिग्री से ज्यादा भी अगर है मून तो वो थोड़ा कमजोर माना जाता है। इट शुड नॉट बी सिटिंग, if the moon, for the moon to be fully strong, it has to be more than 72 degrees away from the sun, ठीक है। लेकिन 72 ऐसा नहीं कि 71 डिग्रीज पर है तो बहुत कमजोर हो जाएगा, नहीं, ये एक वीकनेस है लेकिन बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। इफ इट्स डिस्पोजिटर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्पोजिटर कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को कल समझाया। अगर आप लोगों ने नहीं, have you understood the dispositor theory? Yes, Yes, sir. understood, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी भी मूल त्रिकोण राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, ठीक है, सपोज सपोज वर्गो में 6 नंबर की राशि में मान लीजिए सन बैठा हुआ है, नहीं नॉट सन, सन के पास तो मरकरी रहेगा, मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है वर्गो में, वीनस बैठा है, वर्गो का लॉर्ड कौन है? वर्गो का लॉर्ड कौन है? Mercury. मरकरी है, and Venus is sitting in the मूल त्रिकोण राशि of Mercury. So Mercury will become the dispositor of Venus, and Mercury हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं रहेगा, किसी घर में कहीं भी रहेगा, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रांग है या वीक है। तो अगर मरकरी, वीनस की अपनी स्ट्रेंथ को हम मेजर करेंगे अलग तरीके से, मान लीजिए वीनस इज फाउंड टू बी 100% स्ट्रांग, वीनस की हम बात कर रहे हैं, वीनस का डिस्पोजिटर मरकरी है, वीनस अपने आप में 100% स्ट्रेंथ में है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर मरकरी जो है वो जहां बैठा है वो किन्हीं कारणवश जो है, ऊपर जो डेफिनेशंस हैं उसके कारणवश मरकरी की स्ट्रेंथ 25% हो गई। तो एनी प्लैनेट लाइक
cannot be stronger than its dispositor. So the strength of Venus will be reduced to 25% only. ठीक है. नंबर 11 हाँ हो गया. इफ इट्स डिस्पोजिटर इज वीक. चलिए, तो ये डेफिनेशन ऑफ वीक प्लैनेट्स है. इसको आप लोगों को याद देखिए. देयर आर, मैं आपको बोल दे रहा हूँ व्हाई आई वांटेड यू ऑल टू स्टडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नंबर 1. अभी अब ज्यादा वो मत कीजिएगा. ये 90% चार्ट्स में इससे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, बट देन 90 नहीं से मे बी 80% से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, बट देन 20% में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. ऐसे हॉरोस्कोप्स मिलेंगे. दैट इज वेयर केपी की डिस्कवरी ही हुई थी ड्यू टू द इनकम्प्लीटनेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. कई बार देखा गया कि एक प्लैनेट बहुत वीक हो गया, ठीक है, 8th हाउस में बैठ गया, वो वीक है, वो फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है, वो वीक हो गया, बट स्टिल वो अपने दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है. तो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत दिमाग लगाया, तो फिर कृष्णमूर्ति पद्धति का इजाद हुआ. तो अभी आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से समझिए. मोस्ट हॉरोस्कोप्स आपके इस पर आपके प्रेडिक्शंस काम करेंगे. देयर विल बी वन और टू अ फ्यू हॉरोस्कोप यू विल कम अक्रॉस जहां पे ये आपका जो है ये फॉर्मूले जो मैं पढ़ा रहा हूँ दे मे नॉट वर्क. ओके, सो इन दैट केस देन फिर मैं इसलिए कहता हूँ कि दोनों कृष्णमूर्ति पद्धति एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मिला करके ही आप कोई प्रेडिक्शन करेंगे. और अगर दोनों से नहीं समझ में आ रहा है और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो फिर होररी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति की उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है. वो बिल्कुल सटीक आंसर देता है. जस्ट टू आप लोगों को थोड़ा सा मतलब टॉपिक से बाहर ले जा रहा हूं. आज 10 तारीख है. परसों मेरे पास एक फोन आया. कृष्णमूर्ति पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ. परसों मेरे पास एक फोन आया. वो फोन आया था चंडीगढ़ से. एक लेडी थी, उनका फोन आया था कि मेरा बड़ा भाई, उनको कहीं से मुझे मेरे बारे पता लगा होगा. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ओनली रेफर्ड माई नेम. उनको पता लगा होगा मेरे बारे में, तो उन्होंने फोन किया कि मेरा ब्रदर को कोविड हो गया एंड ही इज इन द हॉस्पिटल एंड ही इज वेरी सीरियस. तो आप देखिए, हर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वाज विल ही सर्वाइव और नॉट. तो मैंने उन्होंने कहा मैं हॉरोस्कोप भेज रही हूँ. तो हमने कहा चलिए हॉरोस्कोप तो भेज दीजिए, बट हॉरोस्कोप में वही होता है, टाइम ऑफ बर्थ का चक्कर होता है. हमने कहा मैं उसको भी देख लूंगा. आई आस्क्ड हर फॉर अ होररी नंबर. प्रश्न पद्धति से मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति से उसको क्वेश्चन को देखा. 8 तारीख था, मैंने देखा, बट आई हैड टू इन्फॉर्म 5 में. ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो तुरंत मैं अपना लैपटॉप में डाल के देखता हूँ. शी ऑफर्ड मी फीस ऑल्सो. हमने कहा नहीं, मैं इसमें फीस नहीं लेता हूँ. मैंने देखा, मैंने उनको फिर फोन क्या करता, मैंने मैसेज कर दिया कि बहुत क्रिटिकल है. और मैंने कहा देखिए 9 तारीख की डेट, परसों की बात है, मैंने कहा 9th जो कल बीत गया, 9th की डेट बहुत ही क्रिटिकल है. अगर इससे निकल जाएगा तो शायद कुछ हो सकता है. बट वो ही कुड नॉट सर्वाइव, ही पास्ड अवे यस्टरडे. तो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो है ना, वो इतनी एक्यूरेसी है, खास करके होररी एस्ट्रोलॉजी में. जब हम लोग पढ़ेंगे तब वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा. उसको मैंने सेव कर लिया है और उसका एक राइटअप बना दिया है. जब आएंगे हम लोग केपी पर तब देखेंगे. एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अपने कुछ है, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि इसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगी. जैसे मैरिज वगैरह होता है, डिलेड मैरिज है, डिनायल ऑफ मैरिज है, इसमें बहुत अच्छा मिलता है वैदिक में हमें. टाइमिंग इज अ प्रॉब्लम. टाइमिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं. टाइमिंग के लिए वी हैव टू रिजॉर्ट टू केपी. बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, वो हम केपी में ज्यादा उसकी एक्यूरेसी है. एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग ऑफ इवेंट्स और होररी एस्ट्रोलॉजी अनपैरेलल्ड है. होररी एस्ट्रोलॉजी में 90% 95% आपके जो आप
अगर ठीक से जज करेंगे प्रश्न पद्धति में आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए एनीवे, तो ये वीक प्लैनेट्स की ये डेफिनेशन है। वीक प्लैनेट्स में कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछो। आई होप आई एम नॉट, मैं बहुत आज फास्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं रुक रुक करके। अगर वीक प्लैनेट्स के डेफिनेशन, इसको आपको याद तो करना पड़ेगा। देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कल कोशिश करूंगा कि कल मैं भेज दूं, कल नहीं तो कल के क्लास के बाद मैं सारे राइटअप्स जो है परसों भेज दूंगा। ये इसकी फोटो खींच लीजिए आप, नहीं तो अगर ये चाहें तो आप वीक प्लैनेट्स के डेफिनेशन की फोटो खींच लीजिए। ये खोल के रखा हुआ है हमने सामने। और एब्सोल्युटली क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आपने कल भी अच्छा समझाया था, आज तो एकदम ही क्लियर हो गया। हाँ नहीं, कल कोई बता रहे थे ना कि वो थोड़ा फास्ट हो रहा था। तो एनीवे चलिए, आज तो मैं बहुत स्लोली जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, एनी प्लैनेट दैट इज नॉट वीक एज पर द अबव डेफिनेशंस इज स्ट्रॉन्ग। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, इट्स लॉन्गिट्यूड इज बिटवीन 10 and 20 डिग्रीज। वैसे 5 से लेकर के 6 से लेकर के और 24 तक स्ट्रांग होता है, बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो अगर 10 और 20 डिग्रीज के बीच में है प्लैनेट, तो इट इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके। नंबर 2, इट ऑक्यूपाइज इट्स ओन और गुड नवांश, नवांश बाद में पढ़ेंगे, एंड इज वेल प्लेस्ड इन द डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट वो वर्ग चार्ट जिसको बोलते हैं, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। Number 3, it is under the close influence of strong functional benefic planets. एक कोई भी ग्रह, देखिए इवन अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट अगर वो किसी फंक्शनल बेनिफिक के साथ है तो उनका म्यूचुअल जो है ना एक्सचेंज ऑफ कारकत्व होता है। फंक्शनल बेनिफिक वाला, फंक्शनल मैलेफिक जो है वो बेनिफिक वाले को वीक करेगा, और फंक्शनल बेनिफिक जो है थोड़ा सा उसके मेलफिसेंस को, यानी कि उसकी अशुभता को कम करेगा। तो दोनों चलता है, बट बैड इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आपको मालूम है ना, बैड कंपनी का इम्पैक्ट जो है ना ज्यादा होता है। वो हम लोग कॉलेज स्कूल सब में अभी भी बैड कंपनी, वी टेंड टू सकम टू बैड हैबिट्स एंड बैड कंपनी easily more easily than compared to good habits। तो वही वाला थियोरी यहाँ भी है। इट ऑक्यूपाइज इट्स एक्सॉल्टेशन मूल त्रिकोण और ओन साइन, उच्च में अपने मूल त्रिकोण राशि में और ओन साइन में। सबसे स्ट्रॉन्ग, या मैं यहाँ क्लियर करता चलता हूं आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग वो एक्सॉल्टेशन में होगा या मूल त्रिकोण में होगा या ओन साइन में होगा? आप लोग कोई बता सकते हैं मुझे? इसके पीछे एक लॉजिक है। सबसे स्ट्रॉन्ग वो किस में माना जाएगा? उच्च राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, या ओन साइन में? एक्चुअली मूल त्रिकोण में तो पावरफुल ही होगा, मोस्ट पावरफुल होगा। हाँ, लेकिन एक्सॉल्टेशन मूल मूल त्रिकोण में होगा सर। क्यों? सर क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि एफ्लिक्टेड नहीं होगी। नहीं नहीं, अफ्लिक्टेड तो हो सकती है, अफ्लिक्टेड हो Yes, सकती है। मूल त्रिकोण राशि में जब वो रहेगा ना, yes, sir. ठीक है, तो इट विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन इट्स डिस्पोजिटर, बिकॉज देन हाँ, इट बिकम्स इट्स disposition. ओन डिस्पोजिटर। अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तो उसका तो डिस्पोजिटर कोई और नहीं होगा ना, वो खुद अपना डिस्पोजिटर है। एग्जॉल्टेड राशि में रहेगा तो उसका कोई ना कोई डिस्पोजिटर रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे सैटर्न, सैटर्न किस राशि में एग्जॉल्टेड होता है बताइए? तुला। तुला में। तो सैटर्न अगर तुला में बैठा है, देन इट हैज, उसका डिस्पोजिटर कौन हो गया? वीनस। तो वीनस के स्ट्रेंथ पर सैटर्न का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। लेकिन इफ सैटर्न इज सिटिंग इन एक्वेरियस which is its old मूल त्रिकोण राशि, then it does not have to depend on its dispositor, because then in that case it is its own dispositor, because it is sitting in its own मूल त्रिकोण राशि और own sign। तो it occupies its exaltation मूल त्रिकोण और own sign। it is close to the MEP of its house of placement। ठीक है, MEP के जितना नजदीक रहेगा उतना वो खुद स्ट्रांग होगा और उस हाउस को स्ट्रांग करेगा। ठीक है, उतना उसको स्ट्रांग करेगा। ठीक है, अब आइए मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम।
इसको हम छोड़ देते हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, है ना। तो वी विल नॉट ड्वेल ऑन दिस, वी विल नॉट स्टॉप एंड डिस्कस दिस। चलिए ठीक है, मैं दूसरा शेयर करता हूं। अब हम उस एग्जाम्पल चार्ट पे फिर से वापस आते हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था। खुल गया है ना? आ गया सर। आ गया। देखिए कल का चार्ट है ये, स्टेप वाइज हमको प्रेडिक्टिव टेक्निक्स, ये शुरुआत है प्रेडिक्टिव टेक्निक्स का, असेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स इन अ हॉरोस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हॉरोस्कोप हमारे सामने आता है तो हम उसमें प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को हम का एक अंदाज लगाते हैं, उसको नोट कर लेंगे कहीं। क्वांटिफिकेशन तो अलग है, वो मैं सिखाऊंगा, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू यू फॉर यू टू क्वांटिफाई the strength of individual planets every time you come across a horoscope, but still with experience तो आप वैसे ही बता देंगे कितना उसका स्ट्रेंथ है। तो इसमें क्या था, नंबर 1, आइडेंटिफाई द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स आपको मालूम है, किसी भी लग्न के फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स फिक्स्ड होते हैं। 6th 8th और 12th में अगर उनका मूल त्रिकोण राशि है तो वो प्लैनेट उस हॉरोस्कोप के, उस लग्न के हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मैलेफिक है। तो ये टॉरस का हॉरोस्कोप है, इसमें वीनस जुपिटर और वीनस जुपिटर मार्स, वीनस जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक्स हैं, ठीक है। और आइडेंटिफाई द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स, ऑल अदर्स आर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स। मैं इस पर ज्यादा नहीं ड्वेल कर रहा हूँ। नंबर 3, assess the strength and weaknesses of planets on the basis of guidelines already taught in the previous lessons. Previous lessons में क्या था, strong और weak planets का definition हमने पढ़ा। और इसमें देखिए रेड में जो हमने लिखा है, यहीं पर ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये इसको समझना आपको अति आवश्यक है कि even functional malefic planet, if it is strong, if it falls in the within the definition of a strong planet, then it can give good results. planet कोई भी result कब देता है, अपने दशा पीरियड में देता है और ट्रांजिट में भी देता है। तो कोई भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट यानी कि अशुभ ग्रह, कोई भी अशुभ ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो वो अपना अच्छा रिजल्ट दे सकता है अपने जनरल और पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस का। तो जैसे हमने इसमें देखा कि वीनस का एग्जांपल हमने पकड़ा कि वीनस एक फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है टॉरियंस के लिए। फॉर ऑल टॉरियंस या वृषभ राशि वालों के लिए वीनस जो है वो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि डज वीनस फॉल in the category of a strong planet or a weak planet। तो क्या क्या है स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का और वीक प्लैनेट का डेफिनेशन, उसको हम एक एक पॉइंट वाइज हर एक प्लैनेट में हमको जो है उसको अप्लाई करना है। वीनस कहाँ बैठा है, अब आप लोग बताना शुरू कीजिए। विच हाउस इज वीनस सिटिंग इन? 11th हाउस। 11th is a very benefic house, Yes, यस sir. सर। ठीक है, सो इट इज स्ट्रॉन्ग। वीनस किस राशि में बैठा है? स्पाइसेस में वीनस क्या होता है? एक्सॉल्ट। एग्जॉल्टेड होता है। नंबर 2, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, अभी आप देखिए कि वीनस जिस राशि में बैठा हुआ है, वीनस जिस भाव में बैठा हुआ है, क्या उस भाव के ऊपर किसी भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का उसके एमईपी के ऊपर कोई इंपैक्ट है क्या? लाइक वीनस, व्हाट आई मीन इज वीनस बैठा हुआ है 11th हाउस में। इज द नहीं, नहीं है। 11th हाउस सफरिंग फ्रॉम एनी अफ्लिक्शन? नो। It is not. Okay,
हाँ Now, is Venus as a functional malefic, is it afflicting any house or any planet? ये देखिए, वो खुद किसी को अफ्लिक्ट कर रहा है, जहां बैठा है उस घर को अफ्लिक्ट नहीं कर रहा हो, या किसी और नहीं प्लैनेट को अफ्लिक्ट कर रहा हो, या किसी और हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा हो, नहीं नहीं कर रहा है, तो अभी तक स्ट्रॉन्ग है। वीनस की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? छठे में, सिक्स्थ। सिक्स्थ में है। सिक्स्थ हाउस के ऊपर देखिए, किसी का जो है बैड इन्फ्लुएंस या अफ्लिक्शन है, किसी भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का? नो सर, फंक्शनल मैलिफिक का तो नहीं है, मर्क्यूरी बेनिफिक है, बट वो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, बेनिफिक है ना, उससे कोई हाँ दिक्कत बेनिफिक है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ठीक एग्जैक्ट है ना, बेनिफिक नहीं। है, ठीक है। तो दैट हम्म। मीन्स Venus has 100% strength. Okay. So if Venus has 100% strength, then during its Dasha period, Venus will give excellent results of whatever its general and particular significations in this horoscope are. Now, what are the particular significations in this horoscope? इस सर ओनली वन थिंग सर, अगर नवांश में वीक पड़ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना उसको? हाँ, वो हम आएंगे, छोड़ दीजिए अभी नवांश को, है ना, डोंट, हाँ वीनस अगर वो नवांश में वीक हो जाएगा तो यहाँ उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, 100% लूज नहीं करेगा, ठीक है। वो नवांश में कितना अफ्लिक्ट होता है या क्या होता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है, देन इट विल बिकम वीक, बट ऑल इट्स स्ट्रेंथ विल नॉट गो अवे। ओके, मे बी इट विल लूज स्ट्रेंथ अप टू 25%, वी विल कम टू दैट लेटर। अभी हम लोग नवांश में नहीं जा रहे हैं, वो जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। वो है ना एक उसमें है वीक प्लैनेट्स में, तो इसे अभी हमने नवांश को इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया कि अभी आप लोगों को जिसको मालूम है उसको मालूम है, बट जो एकदम बिगिनर है उसको मैं अभी नवांश नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, नवांश तो बाद का है। वंस यू लर्न द राशि चार्ट, then only the concept of Navansh can become clear, not before. Yeah, understood. Yes, yes, yeah. तो अभी Venus is in 100% strength. तो वीनस का इस हॉरोस्कोप के अंदर आप देखिए कि पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस क्या है, हॉरोस्कोप स्पेसिफिक सिग्निफिकेशंस क्या है। लगन, that is health and also house of disease, दोनों ठीक control है, वो ठीक है, वो नॉन मूल त्रिकोण राशि है। मेन दोनों। आपका इसका मूल त्रिकोण राशि का देखिए क्या है, व्हाट इज दिस? हाँ, सिक्स्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं वो सारा, बीमारी, पैसा, फाइनेंस एंड सर्विस, फाइनेंस also, yeah. सर्विस, then success in competitions, victory in court cases, लोन, okay, ये हम देखते हैं, लोन, डिजीज, हेल्थ देखते हैं, तो ये सारा वीनस का पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। प्लस वेयर वीनस इज सिटिंग, a planet will give particular results of its मूल त्रिकोण राशि, number 1, then where it is sitting, number 2, and if it is aspecting a house or a planet, तो उसका भी रिजल्ट देगा। तो यहाँ वीनस किसी को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एस्पेक्ट नहीं कर रहा है इन द सेंस कि फिफ्थ हाउस को कर रहा है, बट देन इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द MEP। सो वीनस इज नाइदर एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस nor is it aspecting Saturn. So Venus does not have any aspect. तो वीनस रिजल्ट हमको 11th हाउस का देगा, चूंकि 11th हाउस में वो बैठा है, वो भी एग्जॉल्टेड होकर के। तो 11th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? Gain. गेन्स देखते हैं, है ना, फ्रेंडशिप्स देखते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड विशेस देखते हैं, ठीक है, Elder. ठीक है, ये सब हम देखते हैं। तो वीनस ये सब चीजें जो हैं हमें अपने दशा अंतरदशा में देना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम वीनस। It is not that this person is not going to fall ill,
ठीक है, जो हमने कल बात किया, बिकॉज इनका फर्स्ट हाउस काफी अफ्लिक्टेड है। फर्स्ट हाउस हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट हाउस नॉन मूल त्रिकोण राशि है। नॉन मूल त्रिकोण राशि के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन मूल त्रिकोण राशि का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है unless and until it is, you know, the MEP is afflicted very badly, then only the non-mool trikon rashi like lagna, it is, you know, activated, so to say. So anyway, we are talking about Venus, a functional malefic planet which is very strong. सर वीनस इनको क्योर भी करेगा? हाँ वीनस इनको यदि बीमारी होगी तो क्योर भी हाँ, करेगा? वही मतलब है कि इट इज नॉट दैट पर्सन विल नॉट फॉल सिक, बट वीनस चूंकि स्ट्रांग है तो वो क्योर कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वीनस की बात। कब देगा वीनस? अपने दशा अंतरदशा में। जब वीनस की महादशा आ जाए, या जिसको दशा कहते हैं, और या अंतरदशा आ जाए जिसको भुक्ति कहते हैं, साउथ इंडियन टर्म में भुक्ति बोलते हैं, या प्रत्यंतर दशा आ जाए जिसको साउथ में अंतरा बोलते हैं। दशा भुक्ति अंतरा, DBA। तो वीनस का जब जब आएगा तो दिस पर्सन विल गेट excellent results. Or gains by 11th house shows gains. It is not only monetary gains, it is gains of all, हर तरह की इच्छा की पूर्ति, career progression, promotions, whatever अच्छा लाइफ में होना है। 11th house अगर strong है और उसका लॉर्ड strong है, उसमें जो बैठा है strong है, तो वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो वीनस हो गया। Sir, I have one doubt, sir. हाँ या Now, this Venus aspecting the fifth house, Hmm. you told us that it is beyond the MEP of plus or minus 5 degrees. Yeah. So there is no problem. Hmm. But just to understand, if it is well within that 5 degrees. I was coming to that. If it is well Okay. within the 5 degrees, then Venus is not a strong planet. Why? अभी इसको देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक करता हूँ, ठीक है, निकाल दूंगा, उसको हटा दूंगा। ओहो, 1 second. Just wait. Huh? Yes. Just wait. Okay. अभी हम इसको वीनस को आई एम 22 डिग्रीज पर उसको छोड़ दे रहे हैं अभी। खाली बस just for, you know, hypothetically, Venus is sitting at 6, एक मिनट चेंज करना आप लोग को डिफरेंस दिखाने के लिए। Venus is sitting at 6.10। Venus is sitting at 6.10। ठीक है, अभी देखिए, now the entire equation changes. If it is Venus instead of 22.35, now Venus is sitting at 6.10. Yes, sir. It is a functional malefic. Yes, sir. Number one, it is exalted, that is okay. Number one, it is impacting the MEP of the 11th house, being a functional malefic. This point. 11th house का MEP remains 5.54, ठीक है? Yes. Yes, sir. तो Venus afflict कर रहा है, 11th house को afflict कर दिया। Yes, sir. So Venus is an afflicting functional malefic, so it becomes weak and a malefic in the real sense then. तो 11th house को भी खत्म कर देगा वो, ठीक है? 11th house को भी weak कर देगा, gains, fulfillment of wishes, gains, income, सबको कम कर देगा। And then Venus is on now aspecting the 5th house. 5th house. ठीक है, तो it will have its bad impact on the 5th house also. Okay. It will have its bad impact on 5th house as it is horoscope में is a gone case, because it is aspected by Jupiter, another functional malefic planet, with an exact aspect. So in that case, Venus now becomes
becomes an afflicting planet. Oh, Okay, so Yes. Venus Yeah. becomes an afflicting planet, it becomes weak. Hmm. So Yeah. Mool Trikon Rashi also becomes weak. Okay. So now if this person is to fall sick, then Venus may not be able to, bail him out. yes. इनको बीमारी से शायद वो रिकवर नहीं करवा पाएगा. Okay. तो ये है, ठीक है. MEP का कॉन्सेप्ट जो है ना इसमें, इसी तो फिर- सिस्टम्स अप्रोच हम पढ़ रहे हैं. MEP का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसमें. सर सर ये एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है. अभी वीनस का डिस्पोजिटर इज जुपिटर ना, वो तो एनीवे डिस्पोजिटर नहीं है. ये मूल त्रिकोण में है। नॉन मूल Non-मूल त्रिकोण. त्रिकोण. ओके ओके, नॉन मूल त्रिकोण है, सो वी राशि कैनॉट का डिस्पोजिटर नहीं होता है. ओके ओके ठीक है. But sir, Venus will not gain strength. It is in 12th Rashi. नहीं, और it उच्च will, का- but वो नेगेट हो जाएगा ना, है ना. अच्छा, उच्च का है वीनस. सन जैसे Yes. उस दिन हमने बताया था ना कि सन Yes, sir. सिटिंग इन द 12th हाउस, बट इट इज उच्च है का है. तो it थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करता है. अगर ये मान लीजिए ये अगर वीनस यहाँ पर उच्च का नहीं होता, वीनस अगर उच्च का नहीं होता तब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता. उच्च का होगा बट बहुत हद तक नेगेट हो गया ना, उसका मतलब सारा माइनस माइनस में चला गया वीनस. अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट which does not afflict nor is afflicted, देखिए, Okay. nor is afflicted, is a strong planet Okay. if it is sitting in a benefic house. Okay, sir. It is not that ये खाली afflict हो रहा है तभी weak होगा. Even if it is afflicting, ये किसी और को भी afflict कर रहा है, जैसे यहाँ 5th house को afflict कर रहा है, तो भी ये weak हो जाएगा. और ये 11th हाउस को भी कर रहा है जहां बैठा है, वो तो बिकॉज कर ही 11th है। हाउस का MEP जो है 5.54 है, वीनस 6 डिग्रीज में बैठा है, Very near तो to 11th हाउस को भी वीक कर दिया. Yes, sir. तो 11th हाउस के भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है ना. नाउ यू गेट द Yes. डिफरेंस. Yes. Yes. अब समझ में आया ना. ठीक है, चलिए. Great. Very तो interesting. मैं हटा देता हूँ. सर डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ मतलब किसमें MEP पे ज्यादा स्ट्रांग होगा कि डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ पर अभी छोड़ दीजिए, अभी उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है. डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ को, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हम लोग पढ़ेंगे अलग से. वो फिर वो मिड कम वो क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसको करेंगे हम लोग. अभी उसको ठीक है. तो हाँ, स्टेप वाइज हम कर रहे थे कैसे हमें असेसमेंट करना है. आइडेंटिफाई द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स. किसी भी हॉरोस्कोप को जब आप जज करेंगे, फंक्शनल मैलेफिक्स का लिस्ट बना लीजिए. ऑल अदर प्लैनेट्स आर फंक्शनल बेनिफिक्स. Assess the strength and weakness of planets on the basis of guidelines already taught. Please remember that a functional malefic planet can also give good results of its general and particular significations if in strength. It need not give only bad results as the term malefic suggests. ठीक है. तो यहाँ Venus को हमने पढ़ लिया. It is exalted, sitting in the 11th house, which happens to be one of the most auspicious houses. It is not closely aspected or conjunct with any other FMP, functional malefic planet. Neither is it conjunct nor aspecting any planet or house closely. Overall strength is strong. Therefore, during its dasa periods, it will give protective and positive results of its general and particular significations. Particular significations तो horoscope wise होता है, और general significations हर एक planet का, all planets are general significators of certain aspects in life. Like Venus is the general significator of, general significator of marriage, number one. It is the general significator of your, आपका life में, for a comfortable life, aesthetics, luxury items, aesthetics, your taste,
योर अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस। तो वीनस बीइंग स्ट्रॉन्ग वो आपको ये सब देगा, ठीक ठाक आपको, मतलब देखने में ठीक ठाक बनाएगा। ऑफ कोर्स दूसरे भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक प्लैनेट अकेला कुछ नहीं करता है, ठीक है। और अगर आपको है तो इट विल गिव यू, यू नो, वो आपके दिमाग में फिर वो योर लाइफस्टाइल को आपको इम्पैक्ट करेगा। यू विल लव दी, यू नो, यू विल लव द गुड थिंग्स इन लाइफ। आर्ट के तरफ आपका झुकाव होगा, यू नो, एंड अच्छा, जैसे आप यू वुड लाइक टू वेयर, यू लाइक टू लिव अ गुड लाइफ, लग्जूरियस स्टाइल में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शौक पालना, यू नो, पेंटिंग है, ये है, वो है, गाना वाना के तरफ झुकाव होगा, एस्थेटिक्स के तरफ झुकाव होगा, ऑल दैट। तो वीनस का पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन ये है, मैरिज तो है ही है, और वीनस के पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस है फॉर ऑल हॉरोस्कोप्स। वीनस हैज दीज पर्टिकुलर। हाँ, आपको वाहन सुख वीनस देता है, वाहन सुख, जैसे मंगल कारक है प्रॉपर्टी का, तो वीनस कारक है वाहन का, ये वाहन सुख वगैरह देता है, ठीक है। तो ये इनके जनरल सिग्निफिकेशंस हैं, वो भी देगा अपने दशा अंतर दशा में ही, ठीक है। चलिए, तो ये तो है, हमने ये एक पहले पढ़ लिया फंक्शनल मैलिफिक को उठा करके। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आप लोगों को काफी क्लियर हो रहा होगा, अब आप लोगों को, हाँ, यस Yes, यस। sir. है Yes, ना, sir. वो काफी क्लियर अब हो रहा होगा। ये सेम हॉरोस्कोप इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा एफएमपीज, even when strong will however adversely impact other houses except its own mool trikon rashi and planets in transit or by aspect when it comes in contact with MEPs of other houses or planets। देखिए, मैंने बताया था कल भी, इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट उसको क्यों बोला गया है, अशुभ ग्रह क्यों माना गया है उसको, कुछ तो वो अशुभता देगा, है ना। तो क्या अशुभता देगा, अभी तक तो हम लोग खाली अभी वीनस का, यू नो, खाली तारीफ का पुल हम मानते रहे हैं, दैट वीनस इज ग्रेट इन दिस हॉरोस्कोप, ऑल्दो इट इज अशुभ ग्रह है, फिर भी जो है बहुत अच्छा देगा, अभी तक हमने ये समझा है। लेकिन वीनस खराब फल भी देगा। कब खराब फल देगा, कोई भी फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट अगर वो स्ट्रांग है तब भी वो अपने ट्रांजिट में, यानी कि गोचर में, ये आई टोल्ड यू ऑल दीज प्लैनेट्स, यू नो, दे कीप, ये लेफ्ट साइड में देखिए, मेरे कर्सर को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ऑल दीज प्लैनेट्स, ये वीनस, मरकरी, सन, ये यूं चलते हैं, ये घूमते रहते हैं, ये जोडियाक में जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। जैसे हमने बताया ना, वीनस 1-1.5 महीना 2 महीना रहता है एक राशि में, उसके बाद यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ये फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, ये अपने ट्रांजिट में, ये अपने ट्रांजिट में हर एक राशि में जब MEP के पास आएगा, तो जितने दिन भी ये MEP के इर्द गिर्द रहेगा, 2-3 डिग्री तक, वैसे तो 5 डिग्री है, लेकिन उसका असल इम्पैक्ट रहेगा जब वो 1 और 2 डिग्री के आसपास रहेगा। अगर ये बहुत वीक है तब 2 डिग्री का फासला है, 5 डिग्री से खराब असर देना शुरू करेगा MEP के। जैसे वीनस मान लीजिए कि लग्न में पहुंचा, आज लग्न में पहुंचा और यहाँ पर ये 10 डिग्री पे पहुंचा, ठीक है, 10 डिग्री पे है और ये अब इधर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। ये सॉरी, ये 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री, ये 0 डिग्री पे यहाँ घुसा वीनस और MEP 5 डिग्री का है, तो वीनस का खराब असर लग्न के ऊपर देना शुरू हो जाएगा। फिर उस पर्टिकुलर भाव पे बुरा असर पड़ेगा, उस पर्टिकुलर भाव के सिग्निफिकेशंस पर, ठीक है। या और अगर कोई ग्रह से टकराएगा तो उस ग्रह का भी, सुन लीजिए, वो बाद में एकदम आएंगे। ये लग्न से रिलेटेड, अभी खाली हम लग्न भाव की बात कर रहे हैं,
लग्न से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है उसका कुछ खराब असर दे सकता है, जितना देर ये MEP के आसपास रहेगा। 0 डिग्री पर जब पहुंचेगा और 5 डिग्री तक चलेगा, तब तक आप उस दौरान देखेंगे कुछ हो सकता है आपकी तबीयत नासाज थोड़ी रहे, हल्के डिपेंड करेगा। देखिए और फंक्शनल मैनिफिक प्लैनेट्स कहाँ हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अकेले कोई प्लैनेट कुछ नहीं करता है। सारे फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स मान लीजिए उसी समय जुपिटर और मार्स, उसी समय जुपिटर और मार्स छठे भाव में है, बीमारी के भाव में MEP पर हैं, और वीनस यहाँ पर पहुंचा हुआ है लग्न के MEP पर। तो ये पक्की बात है कि ये आदमी उस दौरान कुछ ना कुछ उसको बीमारी होगी। या वीनस मान लीजिए यहाँ लग्न में पहुंचा हुआ है और जुपिटर और मार्स दोनों एक्सीडेंट के कारक हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों 8th हाउस से कनेक्टेड हैं। जुपिटर तो खैर इसका स्वामी है, कोई दिक्कत नहीं। मार्स अगर यहाँ पहुंचा हुआ है, वैसे भी नेचुरल कारक फॉर एक्सीडेंट और 12th हाउस का लॉर्ड है, और उस समय मार्स यहाँ MEP पर पहुंचा हुआ है 8th हाउस के। 8th हाउस एक्सीडेंट का भाव होता है, फर्स्ट और 8th का कनेक्शन एक्सीडेंट से होता है। यहाँ MEP पर है, और वीनस मान लीजिए लग्न में आपके जो है लग्न में MEP पर है। तो उस दौरान उस बीच में ट्रांजिट में कुछ हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। ये आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप में उठा के आपके साथ जब जब ऐसा हुआ है तो ट्रांजिट को खोल करके आप लोग देखिएगा। राहु केतु भी ट्रांजिट में खराब असर देते हैं। तो इसमें जुपिटर मार्स राहु केतु अपने दशा में अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि इनकी वेल प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन ट्रांजिट के दौरान ये तो एक हुआ, मैंने बताया कि किसी लग्न पर जो है अगर पहुंचता है वीनस कोई भी फंक्शनल मैलेफिक, तो उस हाउस से रिलेटेड खराब रिजल्ट देगा। अभी वीनस मान लीजिए कि जुपिटर के पास पहुंच गया, जुपिटर के साथ पहुंच गया, तो जुपिटर भी एक फंक्शनल मैलेफिक है, वीनस भी फंक्शनल मैलेफिक है। और जुपिटर कहाँ का कारक है? जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है। वीनस जो है 6th हाउस से रिलेटेड है। ट्रांजिट में 8th हाउस 6th हाउस एक साथ आ गए, फिर क्या होगा? कोई बीमारी, सीरियस बीमारी, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर ने 1st हाउस को खराब किया हुआ है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। मार्स ने भी 1st हाउस को खराब किया हुआ है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का कारक 1st हाउस में बैठा है, नियर टू दी MEP, नॉट वेरी नियर बट एट अ फासला ऑफ 4-4.5 डिग्री के दूरी पर है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। तो ये ट्रांजिट में फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स जो है ना, ट्रांजिट में खराब, जब हम ट्रांजिट को स्टडी करेंगे तब हम इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। ट्रांजिट को हम पढ़ेंगे, ट्रांजिट और अंतरदशा का इंटरेक्शन कैसा होता है, दैट विल बी कमिंग अप आफ्टर 1 or 2 क्लासेस। So this is how planets act as per their strength. वीनस उतना खराब असर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वीनस उतना खराब? क्योंकि ये 100% स्ट्रॉन्ग है, इसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 100% वीक हो जाए, माइनस में चला जाए, वीक हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए 10% है, 15% है, तो ये घातक हो जाएगा। फिर इसके रिजल्ट्स घातक हो जाएंगे। फिर ये 12th हाउस में जाएगा, यहाँ MEP पर जाएगा, तो 11th हाउस में बैठा हुआ इनकम का हाउस में अगर वीक प्लैनेट फंक्शनल मैलेफिक इनकम के हाउस से अगर लॉस के हाउस में जाएगा, तो आपकी इनकम को रोक देगा, या आपका बहुत लॉस करवाएगा या बहुत खर्चा करवाएगा। दिस इज हाउ इवेंट्स अनफोल्ड इन एस्ट्रोलॉजी। बट एनीवे, इस नेटिव का एक्सपीरियंस ये हुआ है, एंड वीनस इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, इसीलिए जो भी इवेंट होगा वो होगा, फटाफट हो करके खत्म हो जाएगा।
कोई बहुत लॉन्ग ड्रॉन इवेंट, मतलब कोई ट्रेजिक इवेंट एज सच नहीं होगा कि बहुत लॉन्ग ड्रॉन ट्रेजिक इवेंट हो जाए। हाँ, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स जब फंक्शनल मैलेफिक बनते हैं, जैसे सैटर्न एंड जुपिटर, अगर वो फंक्शनल मैलेफिक बनते हैं और वही कहीं जा करके जम जाते हैं तो वो फिर बहुत हैवक प्ले करते हैं। जैसे अभी इंडिया के हॉरोस्कोप में हम डिस्कस करेंगे, वो 8th हाउस में केतु रहा बहुत दिन जुपिटर के साथ, इंडिया के भी टॉरस लग्न है, ठीक है, केतु रहा बहुत दिन जुपिटर के साथ, फिर जुपिटर इसमें आ गया, शनि में 9th में चला गया, फिर वापस इसमें आया। तो कोरोना का जो पीक था, हमने प्रेडिक्शन किया था कि कोरोना का पीक पिछले साल 24 सितंबर से डाउन होना शुरू होगा ग्राफ। तो केतु यहाँ से निकल करके 8th हाउस से, विच इज द हाउस ऑफ पैंडेमिक ऑल्सो, यहाँ केतु और राहु उल्टा चलते हैं। ऑल प्लैनेट्स विल ट्रेवल लाइक दिस, केतु एंड राहु विल ट्रेवल लाइक दिस, उल्टी चाल होती है। जैसे राहु यहाँ है तो यहाँ के बाद निकल करके यहाँ आएगा। तो हम ट्रांजिट जब स्टडी करेंगे तो इंडिया का भी हॉरोस्कोप उठा करके आप लोगों को समझाएंगे क्या हुआ था, ठीक है। ट्रांजिट इज इट इज एन अलग लेसन, इट इज अलग चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। ट्रांजिट कितने प्रकार से ट्रांजिट इम्पैक्ट होते हैं, दैट वी विल स्टडी। एंड व्हाट transits can trigger at times, transit they take precedence over the dashas also। दशा को ओवरलुक करके भी कई बार ट्रांजिट जो है रिजल्ट दे देते हैं। तो नाउ आई थिंक यू हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। तो क्विकली वी विल स्टडी ऑल द प्लैनेट्स। सन इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन अ टॉरस हॉरोस्कोप, ठीक है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, बीइंग द मूल त्रिकोण लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस। मूल त्रिकोण राशि इनकी 4th में है। सन यहाँ एक्सॉल्टेशन में है बट 12th हाउस में चला गया है, 21 degrees पर है, so that way longitudinally it is in full strength, it is in exaltation, so that is strength, but it has gone to the 12th house, so it has become weak on that count, and its mool trikon rashi is slightly not with a wide aspect afflicted by Mars, by its 4th aspect। Mars जो है 4th house को 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से इस 4th हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो ये आदमी खर्चे से परेशान रहेगा, ये आदमी एसेट्स तो इनके बनेंगे, गाड़ी घोड़ा बन जाएगा क्योंकि वीनस एक्सॉल्टेड का है, ठीक है, वीनस एक्सॉल्टेड है तो गाड़ी घोड़ा तो बन जाएगा। लेकिन मार्स जो है फंक्शनल मैलेफिक हो करके अफ्लिक्ट कर रहा है, खुद भी अफ्लिक्ट हो रहा है थोड़ा जुपिटर से, तो मकान नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि मार्स मकान का कारक जनरल सिग्निफिकेशन होता है। और एज इट इज इसका 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है, खर्चे के घर में, लॉस के घर में, सेपरेशन के घर में। तो एसेट से, प्रॉपर्टी से सेपरेट करके रखेगा। मैंने कल बताया था अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ये नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी खरीदा बेचना पड़ गया, 4 बार प्रॉपर्टी खरीदी उसको बेचना पड़ गया, लॉस भी हुआ, प्रॉपर्टी में धोखा हो गया, पैसा डूब गया। ऑल दैट हैपेंड बिकॉज सन इज सिटिंग इन द 12th हाउस ऑफ लॉस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इनकी अपनी नहीं हुई और जो भी किया उसमें इनको नुकसान हुआ। और अगर ये एग्जॉल्टेड नहीं होता तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देता ये तो एग्जॉल्टेड है इसलिए थोड़ा सा बचा लिया। तो एनीवे, सन इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट as it is the lord of the 4th house where its mool trikon rashi lies. It is placed in the 12th house which weakens it. It is exalted, so gains some strength. It is away from the MEP of the 12th house. Its mool trikon rashi is however aspected by Mars which somewhat weakens it. Mercury weak hai. One doubt, sir. Yes. So this sun with the sun longitude is 21 degrees. Yeah. Just to understand, if the sun longitude was around 5, nearing to MEP, then what would have been the effect, sir? Then it would have, ये अपना sun जो है ना, अपना benefic influence जो है ना 12th house पे थोड़ा डालता, benefic influence. It would have reduced the maleficence of the 12th house. Losses थोड़े कम हो सकते थे, ठीक है? Yes. Because it is the most, it is a benefic planet, and if it is sitting on in any house,
on the MEP, then a benefic planet will transfer its beneficence to that house. Okay. And then Yes. it would have impacted Mercury also beneficially Okay. Okay. had it been at 5 degrees. Oh, ठीक है? लॉस understood. Losses को मतलब कम होता, नुकसान कम कम होता. हो yes. Then maybe उसका जो property का loss हुआ वो नहीं होता. ठीक है? और exalted भी है. So all in all, it would have reduced the, you know, the negative impacts of the 12th house and improved the positive impacts of the 4th house. वो होता है, but it is at 21 degrees. ठीक है? But then, if it was less than 5 degrees, it would have been in infancy. Remember that, okay? That also you have to take it. Had it been 5 point something, then full strength. Full strength on the MEP. That also you have to take into consideration. Okay, Mercury, it is a functional benefic planet, but in infancy. Sitting in the 12th house, hence weak. It is further weakened as its Mool Trikon Rashi Virgo is in the 5th house, is under exact malefic aspect of most malefic planet Jupiter, so overall very weak and to protect its significations. Mercury को अपना significations protect करने में दिक्कत है. So this person had a lot of problems regarding the 5th house also. 5th house as it is, Jupiter से भी impacted है, इसका लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है इन्फेंसी में. 5th हाउस वीक हो गया, बच्चों को लेकर के प्रॉब्लम होगा, स्पेकुलेशन में लूज कीजिएगा. यू माइट यू नो जो भी 5th हाउस से रिलेटेड है, ये जुपिटर देख रहा है 5th हाउस को, तो जुपिटर डायबिटीज का कारक है. दिस पर्सन सफर्स फ्रॉम डायबिटीज. he is prone to suffer, could suffer from liver disease, could, if he does not look after himself. His positive part is that Venus, the lord of the 6th house, is exalted and very strong. So ये बचाता है. ठीक है? So Mercury is weak. Jupiter, it is the most malefic planet, but sitting very strongly in the 1st house. देखिए जहां बैठता है वो बेनिफिक हो, चाहे प्लेसमेंट का बहुत असर होता है. If it is placed in a good house, like कृष्णमूर्ति पद्धति में जब आप पढ़ेंगे, place occupant is stronger than the owner. ये यहाँ भी लागू होता है. It is the MMP sitting exactly on the MEP. कल हमने पढ़ा है. Most malefic planet है, sitting on the MEP of the Lagna, hence weakening the Lagna, and it aspects 5th, 7th and 9th houses. 5th का problem हमने बता दिया. 7th का marriage का problem होता है. This person also had marriage problems. 9th house से भी problem होगा. 9th house is overall general fortune का house होता है, with an exact aspect, hence weakening them all. By virtue of being situated in the Lagna, it is a good placement, an auspicious placement. Jupiter gains some strength to protect its significations. So 8th house का कुछ positive results देगा, because it is in the Lagna. So maybe it will give him inheritance. तो जो कि मिला है उनको. It has a conjunction with Mars, although wide, hence impacting Mars mildly. Mars, it is a functional malefic planet sitting in the Lagna, spoils Lagna somewhat because the aspect, the conjunction is wide. As it has a wide conjunction with it, it also somewhat impacts Jupiter. It aspects the 4th, बात कर लिया हमने 4th का, 7th and 8th houses. Okay, 7th is again marriage, 8th is for accidents etc. बहुत सारे accidents हुए हैं इनके by sitting in the Lagna. By sitting in the Lagna, an auspicious position, it retains some power to protect its significations. Saturn, a functional benefic planet, but weak, as in old age and sitting in a sign house adversely impacted by Jupiter. Saturn profession का lord है, ठीक है, very weak. 5th house में जा करके weak हो गया. The person had problems in his profession also. Okay, Jupiter. So loses most of its power to protect its results. Its dispositor Mercury is also very weak, so it further loses power. Moon, a functional benefic planet, but in old age, thus losing its potential to protect its significations. Rahu, well placed, so can give good material benefits. Ketu, well placed and can give some good results which are associated with the spiritual side of things. However, its dispositor Moon is quite weak. Conclusion,
except Venus, other planets are quite weak or just of mediocre strength. So a life with an average growth prospects is promised. So this is a overview or a bird's eye view, if you may, of the horoscope. Okay? One or two planets are, one planet is very strong, one or two planets are of middle strength. In his horoscope, the beauty is all the functional malefic planets, the three, all five, in fact, all the five functional malefic planets, they are sitting in good houses. ये saving grace है इस horoscope का. If functional malefic planets are weak and sitting in malefic houses, 6, 8 और 12 में, then the problem, real problem is there. इसमें Venus, Jupiter, Mars, Rahu, Ketu, they are all sitting in 11, 1st, 3rd and 9th. तो ये saving grace है. This gives some, solace, strength to the horoscope. अभी मैं अब मेरा हो गया, अब आप लोग पूछिए, because as per me this is the most important chapter conceptual understanding के लिए. और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है वो हम लोग कल करेंगे, assessing strength of the houses. Strength of the houses will largely depend on their lords. Okay, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं है. जैसे वीनस है, 6th हाउस का स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे, तो मूल त्रिकोण राशि इसका जो स्ट्रेंथ होगा विल डिपेंड ऑन द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस. तो ये 6th हाउस हैज 100% स्ट्रेंथ, वो हम लोग कल पढ़ेंगे. बट द मेन आपको समझना है strengths of planets, whether they are weak or strong. What is a strong planet? What is a weak planet? ठीक है. And all these planets, Jupiter and Mars, ये लोग ट्रांजिट में अगेन ये प्रॉब्लम करेंगे. राहु केतु भी ट्रांजिट में प्रॉब्लम करता है. एंड ऑल द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स. Luckily in this horoscope, Venus is a fast moving planet, Mars is a fast moving planet, Jupiter is a slow moving planet, Ketu and Rahu, of course, they are all slow moving planets. But then कहाँ पर बैठे हैं, that imparts some balance to their maleficence. Okay, so that's about it for today. कोई क्वेश्चन हो आप लोग अनम्यूट करके पूछिए. आज का वीडियो तो डाल दिया था, सेम थिंग आई हैव रिपीटेड टुडे. जी बताइए. सर ये वाला भी वीडियो डाल दीजिए. हाँ डाल दूंगा, इसको भी डाल दूंगा, रिपीट होगा बट डाल दूंगा. Sir, in the 12th house, yeah, the sun, what we discussed now, if that was in infancy on the longitude and sun being exalted, what would have been the effect, sir? देखिए वो again when we come to measuring strengths now, see, certain points are awarded. Okay. What I told you, the strength में we start with the assumption, 100% strength लेकर के हम चलते हैं किसी भी. Then we see, first we see the longitude. Suppose it is at 0 degrees. Okay. Then for its age it is given 0 marks. Okay. Then for its placement. Placement जो है 12th house में, तो उसका फिर तो ये minus में चला जाएगा. Yeah. Then no, but then some marks will be added for exaltation. Okay. Okay. Then some marks will be added for exaltation. So we arrive at a strength. Okay. Understood. Sir, I have doubts. Suppose it is at 4.5 degrees, then it has 80% strength, no? But it is at 0 degrees, then on the infancy part, age part, it has zero strength. Okay. Got it. Sir, I have doubts, sir. Hello, sir. यही है आज. फिर I don't want to delay too much today again like yesterday. काफी देर हो जाता है. Any questions?
All clear? Mr. Anthony, clear? Sir, I have doubt, sir. Can you hear me? Sorry? Can you hear me? Yeah, I can. Sir, in this Taurus Legna, Jupiter is functional malefic. Yeah. Then Jupiter aspect also malefic. Yeah. Okay. I have written in that. It's written there. Ah, It is aspecting the 5th, 7th, and the 9th house. Okay. okay. So it will have its affliction. It will be afflicting these 3 houses. I have written in those notes में दिया हुआ है उसमें. सर यदि कोई फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट 6, 8, 12 में अपने MTR के साथ हो तो सर हाँ तो अब बहुत खराब कर देगा. अपने MTR में भी हो 6, 8, 12 के अपने साथ तो MTR पे, अपने MTR को इफेक्ट नहीं करता है. अपने MTR पे नहीं करेंगे। अपने MTR को अफेक्ट नहीं करता है. चले फिर और कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज we'll call it a day. और ये मैंने आपको बताया. आप लोग, I know you all are looking forward to KP. As soon as I start, KP is a step ahead of this. At times these don't work. That is why Krishnamurti ji discovered and devised KP. We'll study that. Chaliye, for the moment, if there are no further questions, then it is goodbye and good night. Okay. Good night. Thank you. Bye bye.